नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म और मोक्ष में। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे पुरानी मूर्ति के बारे में, जिसका नाम है कल्प विग्रह। यह मूर्ति 28,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। अगर आज के स्कॉलर्स की माने तो महाभारत 5,000 साल पुरानी है, तो इस अनुसार यह मूर्ति महाभारत से भी 23,000 साल पुरानी है। 23,000 साल, 28,000 साल, यह बहुत बड़ा टाइम इंटरवल है। इतनी पुरानी मूर्ति होने के बावजूद भी यह मूर्ति चर्चा में क्यों नहीं है? यह इतनी पॉपुलर क्यों नहीं है? क्यों भारत के लोगों को इस मूर्ति के बारे में नहीं पता? यह मूर्ति सबसे पहले किसे मिली? यह मूर्ति अमेरिका कैसे पहुंची? 9 दिन तक इस मूर्ति को पानी में रखने के बाद वैज्ञानिकों के होश के उड़ गए। और आज यह मूर्ति कहाँ है? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। मैं हूं ऋषि तावनिया और शुरू करते हैं आज की ये बात। दोस्तों, कल्प विग्रह को भगवान शिव की सबसे पुरानी मूर्ति बताई जाती है, लेकिन सत्य तो यह है कि यह भगवान शिव की नहीं, भगवान विष्णु की सबसे पुरानी मूर्ति। अगर इस मूर्ति को ध्यान से देखें तो इस मूर्ति के राइट हैंड में कुछ सर्कुलर रिंग सा नजर आता है, जिसे बाद में शोधकर्ताओं ने सुदर्शन चक्र का नाम दिया। अगर इनके लेफ्ट हैंड की तरफ देखें तो हाथ में एक शंख नजर आता है। एक हाथ में शंख और एक हाथ में सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दर्शाता है। जिस समय यह मूर्ति बनाई गई थी उस समय मशीन्स नहीं थी। उस समय के ऋषि मुनि, वैज्ञानिक या जो भी कारीगर थे वो अपने हाथ से मूर्तियां बनाते थे, तो उतनी फिनिशिंग नहीं आती थी। और अगर फिनिशिंग थी भी तो यह मूर्ति 28,000 साल पुरानी है। इतने सालों में न जाने इस मूर्ति ने कितने ठोकर, कितनी चोट खाई होगी। तो जैसी यह मूर्ति थी वैसी इसकी फिनिशिंग आज होना तो असंभव है। सबसे पहले यह तो क्लियर होना चाहिए कि यह मूर्ति भगवान शिव की नहीं, भगवान विष्णु की है। अब सवाल बनता है कि यह मूर्ति सबसे पहले मिली किसे? दोस्तों, कल्प विग्रह मूर्ति एक बौद्ध भिक्षुक को नेपाल के लोमंतंग नाम की जगह पर मिली थी। कुछ समय यह मूर्ति वहीं रही, बाद में तिब्बत ट्रांसफर कर दिया गया एक बौद्ध भिक्षुक को। ये बात है 1960s की, जब चीन ने तिब्बत पे हमला किया था और उस पर कब्जा करना चाहती थी। लेकिन जिस बौद्ध भिक्षुक के पास कल्प विग्रह मूर्ति थी वह इसका महत्व जानता था। वह इसे किसी भी हालत में चीन के पास नहीं जाने दे सकता था। उसने आसपास के लोगों से अपनी मदद मांगी। तब उन लोगों ने CIA से कांटेक्ट किया। अमेरिका ने CIA की एक टीम को वहां मदद के लिए भेजा। जब CIA की टीम वहां पहुंची तो उस बौद्ध भिक्षु ने अपनी मूर्ति एक CIA एजेंट को दी। उसने वह मूर्ति और एक मनुस्क्रिप्ट एक अजीब से और बड़े से डब्बे में CIA के एजेंट को दी थी, और उस डब्बे और मूर्ति के बारे में कुछ बताया था, जिसे CIA के एजेंट ने उस समय ट्रांसलेट करने की कोशिश की थी। कोई नहीं जानता था कि उस CIA एजेंट ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में अपने किसी चीज के प्रति लगाव की भावना को इतना महत्व नहीं दिया जाता। फिर भी उस CIA एजेंट ने उसे नोट किया। उसके बाद उस डब्बे को CIA के हेडक्वार्टर के स्टोर रूम में रखा गया और उसे नाम दिया गया ST सर्कस मस्टैंग 0183। बहुत से महीने बीतने के बाद CIA के एक एजेंट ने इस बक्से में रुचि ली। जब उस बक्से को खोला गया तो उसमें से एक मनुस्क्रिप्ट निकली, जिसे देखकर वो लोग हैरान रह गए। उस डब्बे का डिजाइन बहुत अलग था, जिससे वे बहुत आकर्षित हुए। बाद में इस बक्से को यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रेडियो एक्टिविटी डिपार्टमेंट में भेजा गया इसकी कार्बन डेटिंग के लिए। जब कार्बन डेटिंग का रिजल्ट आया तो सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि यह मूर्ति 28,000 साल से भी ज्यादा पुरानी मिल रही थी। वैज्ञानिकों को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि इतनी पुरानी मूर्ति कैसे हो सकती है, क्योंकि वैज्ञानिकों के लिए यह डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल था। सबसे पहले उनके अनुसार 2000 साल से पहले, यानी जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले कोई सभ्यता थी ही नहीं। बाद में हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामियन सभ्यता आई तो उन्होंने उसे करेक्ट किया। उन्होंने कहा 6000 साल से पहले कोई सभ्यता थी ही नहीं। अब यह मूर्ति 28,000 साल से भी ज्यादा पुरानी थी। इसे डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल था। अगर वे इसे निकालते तो उन्हें कार्बन डेटिंग को गलत प्रूव करना पड़ता। तो उन्होंने यह एक्सेप्ट किया कि यह मूर्ति 28,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। बाद में CIA की रुचि इस मूर्ति में और बढ़ गई। उन्होंने इंडिया से, नेपाल से काफी स्कॉलर बुलाए जो मनुस्क्रिप्ट को ट्रांसलेट कर दे इंग्लिश में, परंतु उन्हें यह भाषा समझ नहीं आ रही थी। यह भाषा तो संस्कृत जैसी नजर आ रही थी, लेकिन ऐसी संस्कृत उन्होंने कभी नहीं पढ़ी थी। उनके लिए यह भाषा पूरी तरह नई थी। फिर भी उन्होंने कुछ हद तक इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश की। उन इंडियन और नेपाली स्कॉलर ने कहा कि यह हिंदू टाइम स्केल के अनुसार इस युग की है ही नहीं। यह मूर्ति है द्वापर युग की, जिसने इस मूर्ति को आज की डेट में दुनिया की सबसे पुरानी मूर्ति बता दी। कल्प विग्रह मूर्ति को एक तांबे के बर्तन में रखा गया था, जिसके अंदर पीने का पानी डाला हुआ था, और 9 दिन तक इस मूर्ति को वहीं छोड़ा गया। बाद में वैज्ञानिकों ने देखा कि यह पानी पूरी तरह चार्ज हो रखा था, इसलिए उन्होंने CIA एजेंट को 3 दिन तक यह पानी लगातार पीने को कहा। उस समय किसी भी इनर सर्कल के मेंबर को नहीं पता था कि कल्प विग्रह का यह पानी में पिलाया जा रहा है। जब 3 दिन बाद उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें काफी डिफिकल्टी हुई, उनकी बॉडी में काफी अनइजीनेस आई, परंतु CIA ने उन्हें अभी भी इसके बारे में नहीं बताया था, तो उनका इंटरेस्ट इसमें और बढ़ गया था। उन्होंने और तेजी से इस पे काम करना शुरू किया। चाहे वो कॉफी हो या चाय या पीने का पानी, सभी में यही पानी यूज हो रहा था। और सीक्रेटली ये सभी रिपोर्ट लैब से सीधे CIA के डायरेक्टर के पास जा रही थी।
उस सोर्स ने यह भी बताया कि जिस समय ये एक्सपेरिमेंट चल रहे थे तो बहुत से लिटरेचर आयुर्वेदिक या फिर होम्योपैथिक पूरे इनर सर्कल के मेंबर को दिए जा रहे थे, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि ये क्यों बांटे जा रहे हैं। फिर सीआईए ने एक टीम बनाई जिसमें सभी औरतें थी। यह टीम 9 जनों की थी जिसका काम केवल यही था कि यूएस के अलग अलग जगह पर जाकर लोगों को यह पानी पिलाया जाए, और ऐसे लोगों को ही पानी पिलाया जाए जो इस प्रोजेक्ट पर शक ना करे। इस टीम का नाम रखा गया वाटरिंग टीम। इनर सर्कल के मेंबर को कहा गया कि जिन जिन को पानी पिलाया जाएगा अलग अलग एज ग्रुप के हो, चाहे वो टीनेजर हो या फिर बूढ़े लोग हो या फिर बचपने में हो, सभी लोगों तक यह पानी पहुंचना चाहिए। इनर सर्कल के लोगों ने सभी को पानी पिलाया, चाहे वो अमेरिकन लोग हो या अफ्रीकन अमेरिकन, सभी को यह पानी पिलाया जा रहा था और उनके नॉलेज के बिना यह पानी पिलाया जा रहा था। परंतु यह टीम पूरी तरह सफल नहीं रही क्योंकि सीआईए ने तो उनसे पानी पिलाने तक की क्लिप मांगी थी। फिर सीआईए ने इस प्रोजेक्ट को एक लार्ज लेवल पे किया। उन्होंने यह पानी गाँव में, शहरों में, सब जगह पहुंचाया। इस समय उनके पास पूरी टेक्नोलॉजी थी उन पर नजर रखने की, और वाटरिंग टीम को यह साफ कहा गया कि वो आसपास ना भटके, अगर उन्होंने पानी पिला दिया तो वो वहां से चले जाए। सीआईए के लोग यह काम पूरी तरह कर रहे थे, उन्हें अभी भी नहीं पता था कि यह पानी क्यों पिलाया जा रहा है। अब सीआईए के इनर सर्कल के लोग इस बात पर ध्यान देने लगे थे। वह इस बारे में नोट्स बनाने लगे थे कि कौन यह पानी पी रहा है, और खुद भी उस पानी को पीने से पहले 2 बार सोच रहे थे। और सीआईए को पता था कि लोगों को अब इनमें डाउट होने लगा है। फिर इस कहानी में मोड़ आया। जैसे ही वाटरिंग टीम का काम खत्म हुआ, इस एक्सपेरिमेंट को अचानक ही बंद कर दिया गया। इनर सर्कल के लोगों को दूसरे असाइनमेंट मिलने लगे। अमेरिका में, अमेरिका से बाहर उन्हें दूसरा काम मिलने लगा। इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ, उसका रीजन कभी किसी को नहीं बताया गया, और कुछ समय के बाद इसे पूरी तरह भूल गए। यह सोर्स जो कि रिटायर्ड सीआईए एजेंट है, इसके पास एक दिन रात को फोन आया किसी दूसरे सीआईए रिटायर्ड एजेंट से कि कल्प विग्रह मूर्ति सीआईए के हेडक्वार्टर से गायब हो चुकी है। जिस एजेंट ने कॉल किया था वो भी एक इनर सर्कल का ही मेंबर था। वह उन सभी एक्सपेरिमेंट के बारे में जानता था जो कि कंडक्ट किए गए थे। सीआईए ने एक अलग सीक्रेट टीम भी बनाई गई थी जिसका कोई बड़ा काम नहीं था। उनका काम यही था कि जिन लोगों ने यह पानी पिया है उन पर नजर रखी जाए, और उन्हें यही ध्यान देना था कि जिसने यह पानी पिया था वो आज भी जिंदा है या नहीं। इसके पीछे कारण यह था कि जिन लोगों ने कल्प विग्रह द्वारा बने पानी को पिया था, यह उम्मीद थी कि वह नॉर्मल एज से ज्यादा जिएंगे, क्योंकि कल्प विग्रह का जो पूरा नाम था वो था कल्प महाआयुष। इसमें महाआयु का मतलब है कि नॉर्मल एज से थोड़ा ज्यादा। उन्हें यह उम्मीद थी कि वह कम से कम 100 साल से तो ज्यादा जिएंगे ही जिएंगे, चाहे वो 110 हो या 120। और ऐसा ही हुआ। जिन जिन लोगों ने यह पानी पिया था वो लोग आज भी जिंदा है। कुछ लोगों की उम्र 100 है, कुछ लोगों की 105 और किसी की 110 से भी ज्यादा है। 4 से 5 लोग ऐसे थे जो आज मर चुके हैं। उनकी मौत भी अननेचुरल डेथ ही हुई है। 2 लोग एक्सीडेंट में मारे गए थे, एक ने सुसाइड की थी, और 2 लोग वियतनाम वार में मारे गए थे। यानी कल्प विग्रह द्वारा पिया गया पानी असर कर रहा था, और वो लोग 100 से भी ज्यादा उम्र जी चुके थे। दशकों तक कल्प विग्रह नहीं मिल रही थी। उसे बहुत खोजा गया, बहुत से सीक्रेट मिशन निकाले गए कल्प विग्रह को ढूंढने के लिए, लेकिन वह नहीं मिली। जब इस मिशन को और बड़ा किया गया तब पता चला कि जो मनुस्क्रिप्ट कल्प विग्रह के साथ आई थी वह एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट के पास मिली जो कि कल्प विग्रह एक्सपेरिमेंट में शामिल था। उससे काफी पूछताछ की गई, लेकिन उसके पास केवल मनुस्क्रिप्ट ही थी। कल्प विग्रह अभी भी गायब थी। तो दोस्तों, आज कल्प विग्रह कहाँ है, इसके बारे में कुछ बात सामने आई थी जिसे बाद में सीक्रेटली गायब कर दिया गया था। वो बात यह थी कि कल्प विग्रह को भारत में बेच दिया गया था, और कल्प विग्रह आज भी भारत के आंध्र प्रदेश प्रांत में कहीं है। दोस्तों, हर साल सीआईए के एजेंट उसी की तलाश में आंध्र प्रदेश में जरूर घूमने आते हैं, और वो आज भी कल्प विग्रह को ढूंढने में लगे हुए हैं, और कल्प विग्रह भारत में ही कहीं मौजूद है। दोस्तों, हम जानते हैं कि रामायण महाभारत के समय लोग हजारों साल जीते थे। क्या उनके हजारों साल जीने के पीछे का कारण यह कल्प विग्रह जैसी मूर्तियां थी? क्या उस समय की तकनीक आज की तकनीक से बहुत आगे थी? क्या हमारी वैदिक हिस्ट्री आज के साइंस से बहुत आगे थी? दोस्तों, हमारे पुराने काल के ऋषि मुनि उस समय के वैज्ञानिक थे। न जाने कितनी ही कल्प विग्रह मूर्ति आज भी कहीं दफन होगी, और हो सकता है शायद वो इससे भी बेहतर हो। अगर आज मिल जाए तो उससे कितना फायदा हो सकता है। लेकिन एक बात हमारे दिमाग में जरूर आती है कि यह मूर्ति अगर इतनी महान थी तो इतनी पॉपुलर क्यों नहीं हुई? भारत में ही बहुत से लोग इसे नहीं जानते। इसके पीछे का कारण यह है कि विदेशी शोधकर्ताओं के अनुसार कोई भी सभ्यता 6000 साल से पुरानी नहीं थी। चाहे वो हड़प्पा सभ्यता हो, मेसोपोटामिया सभ्यता हो या इजिप्टियन सभ्यता हो, सभी को एक लेवल पे कर दिया गया था कि 6000 साल से पहले कोई भी सभ्यता नहीं थी। लेकिन कल्प विग्रह यह थ्योरी फेल कर रही थी। अगर इसे इतना पॉपुलर कर दिया जाता तो जिन लोगों ने यह शोध किया था कि 6000 साल से पहले कोई सभ्यता नहीं थी, उनकी थ्योरी फेल हो जाती। दोस्तों, जिन शोधकर्ताओं ने 6000 साल वाली थ्योरी दी थी
उन्हें अपने देश में बहुत से सम्मान मिले थे, ग्लोबल लेवल पे बहुत से सम्मान मिले थे, उन्हें बहुत से पुरस्कार दिए गए थे। वो सभी पुरस्कार फेल हो जाते क्योंकि यहाँ उनकी थ्योरी गलत साबित हो रही थी। वो सभी शोधकर्ता अपने देश का सम्मान थे, इसलिए इसे इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। दोस्तों, कल्प विग्रह और इसके जैसे अनेक मूर्तियां हमारे देश की शान है और हमारे एंशियंट वैदिक हिस्ट्री के बारे में बताती है। मुझे गर्व होता है कि कल्प विग्रह जैसी मूर्ति हमारे देश में थी और आज भी हमारे देश में ही है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल धर्म और मोक्ष को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।